क्या हाल है? आज क्या पढ़ना है? नेट्रम लोड मुकम्मल हो गया था, नेट्रम सेल्फ पढ़ना है और नेट्रम फॉस दोनों तैयार हैं? हाँ हाँ हाँ, लेकिन पहले हम वो जरा टिटबिट्स खत्म कर लें। नेट्रम फॉस भी तैयार है, क्रोटिलस हॉरिडस हो चुका है, हो चुका है। कब हुआ था? इससे पहले? आपको याद है जो कल मैंने चीजें बताई थी? जो मुहावरा है एग्जामिनेशन फंक, उसके लिए क्या क्या चीजें हैं? और इथूजा, इथूजा हैं? राइट, ये किसने बताया है? नहीं मैं खोखो में। वेल डन। क्या यहाँ कहते हैं 3 A's को याद रखें। क्या? 3 A's। अच्छा, इथूजा, अर्जेंटम मेट्रिकम और एनाकार्डियम। एनाकार्डियम तो मुझे नहीं, नहीं ये इनको इन्होंने ये बनाए हुए हैं बस। लाइकोपोडियम इम्तिहान के लिए नहीं होती, नहीं लाइकोपोडियम वो होती है स्पीचेस वगैरह का खौफ, प्रेजेंटेशन का खौफ जो है इम्तिहान के लिए। जो एनाकार्डियम भी कोई नहीं होती है इम्तिहान के लिए। तो ये आपने बड़ी दफा तालिब इल्मों को दी है जो कहते हैं कि हम जाके तो स्टेज पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइकोपोडियम, तो आप लाइकोपोडियम क्यों 100 में देते हैं? बड़ी इफेक्टिव मैंने देखा है उसको, बहुत मुफीद है। और भी है लाइकोपोडियम के अलावा भी कोई चीज, अर्जेंटम मेट्रिकम। लेकिन ये स्पेसिफिक इम्तिहान के जाके तो कंफ्यूज हो जाना, दिमाग से बातें निकल जाना, ये चीज़ है जिसके लिए वो ये मुफीद है ये चीज़। बट एनाकार्डियम ये कहते हैं, मेरे तजुर्बे में तो नहीं कभी आई, देखें मुँह में शायद लिखा हो कहीं। आपने कहाँ से सीखा एनाकार्डियम का? ये आम मामला है। वो ट्यूब बनाने की खातिर हुआ था बीच में लाभ जी सिम्टम तो है एनाकार्डियम। अच्छा, क्या लिखा हुआ है निकालने इसमें से? वो और चीज है। सर्जिकल शॉक्स के लिए कौन सी चीजें हैं? आर्मी का तो होना चाहिए जी। आर्मी का तो अमूमी है ना, वो पहले भी दे देनी चाहिए बाद में भी, लेकिन जो स्पेसिफिक है सर्जिकल शॉक के लिए, जिसे बार बार क्लैश हो जाता है, स्ट्रॉन्शियम कार्ब, याद रखिए अच्छी तरह। और अगर सर्जिकल शॉक से गुर्दे फेल कर जाएं तो कॉस्टिकम शुड नॉट बी फॉरगॉटन। कॉस्टिकम के साथ अगर आर्मी का भी मिला दिया जाए तो बहुत अच्छा काम करती है। ये जो हमारी बैठी है ना सामने, क्या नाम है इसका, है आरफा, ये इसकी मिसाल है ना एक जिंदा खुदा के फजल से। बिल्कुल डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया था खत्म, गुर्दों ने 2-3 दिन से बिल्कुल पेशाब नहीं बनाया था और टोटली डेड नजर आ रहे थे। उस वक्त दुआ के साथ ये भी दिया मैंने उनको, आर्निक और कॉस्टिकम। और पहली इत्तला मिली कि खून आया है गुर्दों में से। मैंने कहा खून आना तो खैर घबराने की बात नहीं, कुछ हरकत हुई है वहाँ।
और थोड़ी देर के बाद फिर इत्तला मिली कि खून ज़रा पतला हो गया, बीच में पानी भी मिलना शुरू लग रहा है और 24 घंटे के अंदर अंदर नॉर्मल पेशाब जारी हो गया और बिल्कुल जिस तरह करोड़ के किनारे से मरीज वापस आता है उस तरह वापस आई है अलग फिर से, और कोई बुरा असर नहीं है, पहले से ज़्यादा अच्छी सेहत हो गई है। नहीं हाँ तो आर्निका और कॉस्टिकम स्ट्रोंशियम कार्ब अगर अमूमी क्लैप्स हो जाए और क्या क्लैप्स की चीजें हैं, अचानक क्लैप्स होने में कार्बोवेज, और आप बताएं। जी एक्सीडेंट्स में जो होता है उसके लिए क्या इलाज है? हाँ? एक्रोनाइट भी दे सकते हैं। एक्रोनाइट और आर्निका मिला के 200 और उसके अलावा कार्बोवेज अगर एकदम सिंक कर जाए सारी ताकत, लेकिन खासतौर पर सर्जिकल के लिए स्ट्रोंशियम कार्ब है और मेरा ख्याल है कि एक्सीडेंट्स में भी इसको काम करना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा तजुर्बा नहीं हुआ। आरएम नेट है बच्चों में जहां अज़ाब बाज पूरे उतरते नहीं नीचे, उनके लिए ये बहुत चोटी की दवा समझी जाती है, आरम मेटेलिकम, लेकिन ये 200 या 10,000 में बेहतर बताई गई है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो बड़ी उम्र में होता है उसका क्या इलाज है? ब्राइटा कार्ब एंड मुस्तकिल ताकत की दवा है और अच्छी दवा है। उसके अलावा बेराटा कार्ब और बेराटा मोर, लेकिन ये ज़्यादातर मुफीद है अगर छोटी उम्र में बड़ी उम्र आ जाए, यानी सालों के लिहाज से छोटी उम्र हो और वैसे बड़ी उम्र दिखाई दे और दिमाग पीछे हो, ये तजाद इसमें पाया जाता है बेराटा कार्ब में। इसलिए बड़ी उम्र में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है उसको ये अमूमन जिसको सेनिलिटी भी कहते हैं, वो अगर जल्दी वाक़या हो तो उसके लिए अच्छी दवा है, लेकिन लंबा सा इस्तेमाल करानी पड़ेगी और बाज़ दफ़ा वॉश करना पड़ता है। इसके साथ ब्लड प्रेशर गिर जाता है, ख़ासतौर पर डायस्टोलिक काफ़ी नीचे आ जाता है बाज़ दफ़ा, इसलिए इसको छोड़कर ब्लड प्रेशर का को ज़हन सामने रखते हुए फिर देना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए इसके मुताबिक। और अगर बचपन में दिमाग पीछे हो और जिस्म भी पीछे हो और चेहरा बाज़ दफ़ा बड़ी उम्र बताता है, उस वक्त ये बेराटा कार्ब और बेराटा मोर दोनों ही मुफीद हैं। कैलेंडुला का आपको मैंने बताया था, गहरे जख्मों में 200 ताकत में भी मुफीद है और अगर कैंथरिस के साथ मिला के दी जाए तो गहरे बर्न्स में जो जलने के गहरे जख्म हैं उनमें बहुत मुफीद है। ऑपरेशन के बाद जो पेट में हवाएं होती हैं उनके लिए कार्बोवेज मुख्तलिफ पोटेंशियों में सजेस्ट की गई है। बाज़ बहुत लो देते हैं 3x वगैरह, और बाज़ 6 पोटेंसी से लेकर 200 तक मुख्तलिफ तजर्बे बताते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि छोटी पोटेंसी से शुरू करके अगर जल्दी फ़ायदा ना हो तो आगे बढ़ा दिया जाए उसको, क्योंकि बाज़ दफ़ा एक ही मरीज़ में हर मरीज़ में एक ही पोटेंसी काम नहीं करती,
मुख्तलिफ मरीज़ मुख्तलिफ पोटेंसियाँ चाहते हैं। मैंने नक्स की मिसाल दी थी। अगर बिलअमूम एक आदमी हसास मिजाज का हो और ओवर सेंसिटिव बेशक ना, नॉर्मल हसास मिजाज का हो, उसको अगर आप सोने के लिए 200 नक्सवामी का दे देंगे तो बाज़ बार उसकी नींद बिल्कुल ही उड़ जाती है। और आम निस्बतन क्रूड मिजाज के, रोज़मर्रा के अखड़ निस्बतन हों, ज़रूरी नहीं क्रूड ही हों हर तरह से, मगर ज़्यादा सख्त असाब के हों, उनको 30 काम नहीं करती, उनको 200 दें तो काम करती है। तो ज़्यादा गहरा मैसेज देने की ज़रूरत पड़ती है। चुनांचे ऐसे मरीजों में मैंने देखा है 30 दी है, नाकाम हुई, 200 दी तो फ़ायदा हो गया। और जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं उनको लो देनी पड़ती है, क्योंकि वो फिर ज़्यादा तेज़ मैसेज दे तो एक्साइट कर देती है। तो होम्योपैथिक पोटेंसी जो है बहुत ही डेलिकेट मामला है, इसको बड़े गौर से इस्तेमाल करना चाहिए और दवा रिजेक्ट करने से पहले कि अब ये काम नहीं कर रही, दूसरी पोटेंसियाँ इस्तेमाल कर लीजिए। अगर मरीज़ वक्त दे तो कोई हर्ज नहीं, इससे काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन जब किसी पोटेंसी में काम करे तो फिर गौर करना चाहिए कि किस मरीज़ में इसने इस पोटेंसी में काम किया है, और वजह ज़रूर होती है कोई, इसलिए रैंडम नहीं करना चाहिए। अपने जहन में नक्शा जमा लें और अगर आपने बाकियों को फ़ायदा पहुंचाना है तो नोट लिख लें, मुझे भी भिजवा दिया करें कि ये पोटेंसी थी, इस मरीज़ में इसने काम नहीं किया, हमने फ़लाँ इस्तेमाल की तो काम किया, और मरीज़ का मिजाज ऐसा है मुअय्यन, तो इस हो सकता है इस मुअय्यन मिजाज के मरीज़ में हमेशा यही पोटेंसी काम करे, ये एक इम्कान खुल जाता है। और वो फिर हम तजुर्बा करके देख लेंगे कि आया आपका सोचा हुआ इम्कान दुरुस्त है या गलत है। कार्बोवेज में जो बताया ना पोस्ट ऑपरेटिव हवाएं, इसमें पीर साहब कल जो मरीज आए थे हमारे पास हैं, जिनको सुरेश दिया था नहीं, अब बाकी बातें ना खोलें, आप चुप कर जाएं, मुझसे वापस आकर पूछ लेना। अच्छा बस ठीक है। अब दूसरे मरीजों के ना हाल खोल सारा। कार्बोवेज की जो अमूमी इलामत किताबों में मिलती है वो यह है कि जिस्म के ऊपर की तरफ दबाव होता है और प्रेशर ऊपर की तरफ, और इरेक्टेशन से आराम मिलता है, बार बार डकार से आराम मिलता है। अब पोस्ट ऑपरेटिव में जो कार्बोवेज को दिया गया है, मेरे नज़दीक ये ज़रूरी नहीं है कि कार्बोवेज काम करे। बाज़ों में मैंने काम की देखी है, बिल्कुल काम नहीं किया, उसके बजाय नक्सवामिन का ने काम किया है, क्योंकि बाज़ दफ़ा पोस्ट ऑपरेटिव शॉक की वजह से अंतड़ियाँ जो हल्की हल्की मूवमेंट हर वक्त करती रहती हैं, मसल्स उसके इर्द गिर्द यूँ दबते रहते हैं ताकि खाने को नीचे की तरफ धकेलें। इसलिए एक मरीज़ अगर निस्बतन उल्टा भी लेटा हो, बाज़ दफ़ा किसी मरीज़ को टांगें ऊपर करके उल्टा लेटाना पड़ता है, सर नीचे, तो उसका खाना मुंह से तो नहीं बाहर निकलता, उसी तरह वो हरकत करके अपने आखिरी किनारे तक पहुंचता है। इसको पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्यों डॉक्टर साहब, ठीक है? हाँ, और यूँ करके स्क्वीज होती रहती है। ऑपरेशन के शॉक से ये मूवमेंट बंद हो जाती है और उसके नतीजे में लाजमन हवाएं ऊपर जमा हो जाएंगी, वैसे भी पेट में भी बेचैनी होगी। उसमें नक्सवामी का बहुत इफेक्टिव है, ये उस खोई हुई हरकत को बहाल कर देता है। और चीनियों ने भी एक पोषण बनाया हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा मौसर है। वो ऑपरेशन के साथ ही वो मैदे में उसका वो पंक्चर कर दे, टीका लगा देते हैं, इंजेक्शन कर देते हैं, और बगैर ताख़ीर के फ़ौरन हरकत दोबारा शुरू हो जाती है। तो चूँकि अमूमन
ऊपर की तरफ दबाव होगा अगर अंतड़ी हरकत कम कर दें, और कार्बोवेज की इलामत में ऊपर का दबाव लिखा हुआ है। गालबन इस वजह से ये मुहावरा बन गया है कि ऑपरेशन के बाद कार्बोवेज, समझे हैं। बाज केसेस में फ़ायदा दे भी सकती है लेकिन कोई अमूमी दवा नहीं, बल्कि नक्स इसके निस्बतन ज़्यादा यकीनी है अगर ऑपरेशन की बात हो। ऊपर की तरफ जो दबाव है इसमें कार्बोवेज अकेली अपनी इलामत में काफ़ी नहीं है। बहुत सी दफ़ा कई दफ़ा दे के देखा है, थोड़ा सा रिलीफ देती है फिर भी उसी तरह रहता है। हवाएं पैदा करने के जो मुहर्रिकात या फैक्टर्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि उनके नतीजे में जो 2 या 3 दवाओं में महदूद किया ही नहीं जा सकता मरीज़ को। आमतौर पर आपको हवा के ताल्लुक में 3 दवाएं नुमाया तौर पर मिलेंगी, चाइना, लाइकोपोडियम, कार्बोवेज। और इसका आसान फार्मूला चुटकुले के तौर पर आपको होम्योपैथी किताबों में ये मिलेगा कि ऊपर दबाव कार्बोवेज, नीचे दबाव लाइकोपोडियम, सारे पेट में चाइना। ये ठीक नहीं है, ये फार्मूला बहुत कम काम करता है। कार्बोवेज के साथ बिलअमूम बदबू होना बड़ा ज़रूरी है। कार्बोवेज की असल पहचान ये है कि इसकी इरेक्टेशंस हों या हवा वैसे खारिज हो, ये इसमें सड़ान और बदबू पाई जाती है और बैक्टीरियल एक्शन है, कोई जिस्म के अंदर या वर्म्स हैं या कोई और चीज़ें वो काम कर रही हैं और उसकी वजह से मुतफ़न हवा पैदा होती है। ये पहचान ऐसी है जो निस्बतन ज़्यादा मौसर और कारआमद पहचान है। दूसरे, चाइना की जो पहचान है बगैर बदबू के हवा और सारे पेट में गड़गड़ करे, ये दरअसल मलेरिया के बाद की जो खुश्की होती है उससे ताल्लुक़ रखती है और उसकी ख़ास यही पहचान है कि वो फिरती रहती है हवा और खुश्क सी अंतड़ियाँ हो चुकी होती हैं। उसमें चाइना काम करे, फौरी अगर ना भी करे तो रफ्ता रफ्ता उस मिजाज को बदल देगी जो खुश्की की वजह से पैदा हुआ है। लाइकोपोडियम दरअसल जिगर की दवा है और लाइकोपोडियम की एक हरकत है कि इसकी बीमारियां ऊपर से नीचे की तरफ हरकत करती हैं। इस वजह से जो पेट की तकलीफें वो बाज़ दफ़ा नीचे आके सेटल हो जाती हैं। और दूसरा इसमें रुख है दाईं तरफ से बाईं तरफ का। तो महज छोटी छोटी इलामतों पर, सतही इलामतों पर उनको अकेला अकेला देखकर आप हकीकी मानों में होम्योपैथिक इलाज नहीं कर सकते। मिजाज समझ लें तो उसके नताइज में से बाज़ दफ़ा एक नतीजा इन इलामतों से मुताबिकत खा जाएगा, बाज़ दफ़ा नहीं खाएगा, बाज़ दफ़ा मुकामी तौर पर नीचे ही कोई तकलीफ होती है। ज़रूरी तो नहीं कि लाइकोपोडियम असर करे। लाइकोपोडियम की ख़ास इलामत यही है कि ये इसकी हरकत ऊपर से नीचे की तरफ और दाएं से बाएं की तरफ है और जिगर की ये एक बहुत चोटी की दवा है। बस अगर जिगर मरकज़ हो तकलीफ़ों का और वो तकलीफ़ें अंतड़ियों से होती हुई बिलाखिर निचले हिस्से में आके जमा हो जाएं, और ये अमूमन आर्जी तौर पर नहीं हुआ करता, ये एक निस्बतन लंबे अरसे की बीमारी के नतीजे में इलामत पैदा होती है। आर्जी तौर पर बाज़ दफ़ा कोई चीज़ अटकी है नीचे जाकर, उसे नीचे दर्द होगी, कोई कब्ज़ हुई है और इन्फेक्शन नीचे हो गई है उसकी, और कंपैक्शन कहते हैं उसको, इकट्ठा होके उस वक्त भी नीचे दर्द ज़्यादा होती है। इसलिए जनरलाइज नहीं करना, मेरा मतलब ये है। लेकिन अगर और कुछ नज़र ना आए तो वक्ती तौर पर देने के लिए बेशक इस्तेमाल कर लें। मैंने एक नुस्खा बनाया हुआ था रोज़मर्रा के लिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा मेरे मरीज़ एक दिन में 100 से भी बढ़ जाया करते थे और वक्फ़े जदीद का काम करना था, ऊपर से दूसरे भी काम थे, खुदा ने दिया ये इधर उधर, तो इतना वक्त ही नहीं मिलता था। तो चंद मैंने
टक्साली के फार्मूले बनाए थे, उनमें एक CCL नाम रख दिया था, ये कार्बोवेज, लाइकोपोडियम और चाइना रूटीन के तौर पर देता था। 15-20% केसेस में काम करता था, हर जगह काम नहीं करता। लेकिन अगर फौरी तौर पर मरीज गले से उतारने हो या उनका मर्ज गले से उतारना हो तो ये एक फार्मूला है जो इब्तिदा में काम करेगा, बाज़ मरीजों पर जहाँ नहीं काम करेगा वहाँ फिर स्पेसिफिक इलाज करना पड़ता है। ठीक है, और ये बात फिर याद रखें, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर एक फार्मूले में एक दवा मौजूद हो और वो फार्मूला काम ना करे तो हर दवा को आप रूल आउट नहीं कर सकते। ये गलत है कि चूंकि लाइकोपोडियम शामिल है इसलिए लाइकोपोडियम अब असर नहीं करेगा। मैंने कई दफ़ा देखा है एक फार्मूले के अंदर, यानी एक नुस्खे के अंदर कालीफास मौजूद है और नुस्खे ने काम नहीं किया। जब कालीफास को निकाल कर चूंकि उसकी बाज़ अलामतें नुमाया नज़र आईं, अलग दी तो फ़ौरन काम किया है। इसलिए ये जो नुस्खों का रुझान है ये हंगामी ज़रूरत के पेश नज़र हम इसको कबूल कर लेते हैं, मगर अगर अच्छा होम्योपैथ बनना है तो इनफरादी तौर पर दवाओं से ऐसी वाकफियत हासिल करें कि मरीज़ के साथ एक दवा मुअय्यन जहन में उभर आए। जब वो एक सही हो तो उस जैसी दवा कोई काम नहीं करती, वो तो ये लगता है कि सब जादू हो गया है, अचानक पूरी तरह उसको कंट्रोल कर लेती है। समझ गए? और वहीद माशाल्लाह ठीक चल रहा है अभी तक, आज भी आगे काम किए, कोई छींक कोई तकलीफ नहीं है। एक ही ऊंची ताकत में नेट्रिन और CM की खुराक दी है इसको, और उसके बाद ना छींक ना नजला ना फूं हर वक्त की, आराम से सोने लग गया है। सिर्फ खारिश है, तो वो मैंने कहा था खारिश की दवाई अभी नहीं देनी, कोई बैद नहीं कि नेट्रिमोर ही की खारिश हो वो जिसके दबने से हुआ हो, तो नेट्रिमोर पहले उसको बाहर निकालेगी फिर बाहर ही ठीक कर देगी। आज उसने खारिश नहीं की थी, डेढ़ घंटा में बस बैठा है और खारिश नहीं की। अब कभी बैठा था पहले कोई 5-10 मिनट बैठा है, जब तक आप देखते तो अच्छा, तो 10-15 मिनट बैठा है वहाँ, उस वक्त बिल्कुल कोई खारिश नहीं कर रहा था। अच्छा, बिल्कुल नहीं कर रहा था। बाद मरीज अपनी जगह दूसरे को खारिश शुरू कर देते हैं। अपने कंप्यूटर को कर रहा था। दो मुसाफिर बैठे हुए थे बस में, तो कुछ देर तक एक उनमें से खारिश करता रहा बड़े जोर जोर से। जब कुछ नहीं होता, एक मुसाफिर हैरान होकर उसको देख रहा था, तो उसने कहा तुम ये खारिश क्यों कर रहे हो आपका? उसने कहा मैं भी हैरान था, खारिश करो मजा नहीं आ रहा। तो दोनों जुड़ जाते हैं बसों में। जब ये पैक करते हैं ना क्लीनर, तो बहुत खतरनाक पैकिंग होती है। नॉर्मली जब 5 आदमी बैठ सकते हो, 8-8, 10-10 ठोस देते हैं वो, और वहां पट का फर्क नहीं रहता। एक की रान दूसरी रान का फर्क बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसने कहीं गलती से आपको तो नहीं खारिश शुरू कर दिया? अपने कंप्यूटर कर रहा था। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, लड़की इतनी बुरी लगती है आपको? वो सोच की बात है। अच्छा जी, कार्बोवेज हो गई। हाँ, हवाओं के लिए एक दवा है रेफिनुस। रेफिनुस पता है क्या चीज है? मूली। मूली से जो हवाएं पैदा होती हैं खौफनाक, उनका इलाज भी रेफिनुसी से, उससे मिलती जुलती हवाओं का है। अब मैं हवाओं का सारा चैप्टर आपको बता देता हूँ क्या क्या बातें इसने तजवीज़ की हुई हैं। कहता है कार्बोवेज की पहचान तो ये इरेक्टेशन से रिलीफ होता है, और ये कोई ख़ास रिलीफ ऐसा कोई नहीं होता, होती रहती है फिर भी।
लाइकोपोडियम व्हेन देयर इज मच फ्लैटस, खाली ये लिखो, लाइकोपोडियम व्हेन देयर इज मच फ्लैटस एंड रेफिनस व्हेन देयर इज इनकार्सरेटेड फ्लैटस। इनकार्सरेटेड से क्या मुराद है? जो पकड़ी गई हो, कहीं जो गुच्छे में आ गई हो। कार्सरेशन तो छीलने को नहीं कहते, जख्म लगने को। या मेरा ख्याल है पुराने या देर बाद में भी इस्तेमाल गालिबन होता है इनकार्सरेटेड। गालिबन जाके डिक्शनरी देखने को मुझे है। मेरे जहन में तो इस लफ्ज़ से ये जहन में आता है जैसे छील लिया जाए या जख्मों की वजह से जो निशान पड़ जाते हैं जो दर्द पैदा करते हैं, वुंड्स जो होते हैं इस किस्म के सथी वुंड्स, अंदर हों या बाहर हों, मगर खुरचने से जिस किस्म के जख्म पैदा होते हैं, छिलने से। लेकिन ये इनकार्सरेटेड फ्लैटस की नहीं समझ आई, या वो मेरे जहन में गलत माने आए हों, मैं चेक करूंगा, कल आपको बताऊंगा। फिर वो जो माना इस मुहावरे में जहन में आया था वही दुरुस्त, वही माना इसके पेश नज़र है। अगर पकड़ी गई हो दोनों तरफ से, जैसे किसी ट्यूब में एक तरफ से हाथ डाल के फूंक भर के दूसरी तरफ से मुट्ठी बंद कर दें, वो जो कैफियत है वो ये कहता है कि रेफिनिस में मिलती है, मूली खा के तो नहीं होती है। वो तो लगता है कि दोनों तरफ से वो मुट्ठी खोल दी है। मूली के असर से इंसान को डकार भी आते हैं, जो मरीज जो ज़्यादा खाए हवा भी आराम से निकलती है। ये उलट बात कर रहा है, इसलिए एक तजुर्बा करके देखें आइंदा। लंदन में बहुत हवाएं हैं, इसलिए मरीज ढूंढने को मुश्किल काम नहीं। कहता है यही अगर एहसास हो कि बंद हो गया दोनों तरफ से, तो पस्टिला और चाइना भी इम्कान है। पस्टिला तो बाज़ दफ़ा अगर ये पता चल जाए कि ग़िज़ा बेहतियाती हो गई है, वो फैट्स ज़्यादा खाई गई हों रोज़मर्रा के दस्तूर से हटकर, तो फिर पस्टिला बहुत इफ़ेक्टिव है उसमें। और कार्बोवेज भी फैट से ताल्लुक़ रखती है, मगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से। इन दोनों में फ़र्क जो मैंने देखा है, अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाए गए हों तो पस्टिला के मुकाबले पर ये कार्बोवेज ज़्यादा बेहतर है। अगर फैट्स खाई गई हों तो पस्टिला, और गोश्त के असर के लिए और चावलों के बद असर के लिए नक्सवामिका। ठीक है, चावलों में भी कार्बोहाइड्रेट तो है हाँ, मगर उसको इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कुछ एलर्जिक है फिनोमिना। चावल के खाने से कार्बोहाइड्रेट्स के बद असर से तकलीफें नहीं पैदा होती, बल्कि बाद में चावल खाए और बेचैन हो गई तबीयत, बाद में नींद बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। कई किस्म की ऐसी चीज़ें हैं जो एलर्जिक फिनोमिना है, उसका कार्बोहाइड्रेट से ताल्लुक नहीं, और उसमें नक्सवामिका काउंटर में ये पैदा कर देती है। चावलों के लिए नेक्ट्रम सल्फ बताया होगा, हैं? क्या ड्राई होने लगता है, ये नेक्ट्रम लगता है, नेक्ट्रम सल्फ लगता है। ब्राउनिया कब्ज वगैरह के लिए अच्छी है, मगर जैसे कि मैंने कहा है ना, उन बाज़ बातों में बाज़ दवाएं इस्तेमाल में आके पता लगा है कि वो मुफीद होती हैं। चावल की एलर्जी के खिलाफ नक्सवामी का ज़्यादा बेहतर काम करता है। गोश्त तिक्के वगैरह ज़्यादा खाए जाएं तो नक्सवामी का भी, और फिर ब्राउनिया भी। अक्सर मीठी भी होती हैं, नक्सवामी का पहले, बाद में ब्राउनिया। और अगर ख़तरा हो किसी किस्म की सेप्टिक होने का, गोश्त ख़राब हो, तो फिर स्ट्रेट अवे सल्फर पैरोजिनम। कोई भी इलामतें पैदा हों, जैसे बुखार चढ़ रहा है या दिमाग को
कोई चीज़ चढ़ रही हो, तो उसका सल्फर और पायरोजिन इकट्ठा इलाज है। कॉलोफाइलम के मुतालिक ये कहता है, ये दुरुस्त है, ये मेरा भी तजुर्बा है। अगर ऐसी मरीज़ाएँ जिनके मुतालिक या अबॉर्शन के ख़तरे हों या बर्थ में डिफ़िकल्टीज़ पहले मालूम हों, उनको कॉलोफाइलम अगर कुछ अर्सा खिलाई जाए तो दोनों ख़तरात के खिलाफ बहुत अच्छा काम करती है। और वो मरीज़ाएँ जिनको कॉलोफाइलम कुछ अर्सा खिलाई जाए, उनकी चाइल्ड बर्थ आसान हो जाती है। चाइल्ड बर्थ को आसान करने का जो टक्साली का फार्मूला है वो पस्टिल्ला है। आदमी का तो वैसे ही देना चाहिए हर चाइल्ड बर्थ से हफ्ता 10 दिन पहले ऊंची ताकत में, और पस्टिल्ला दर्दों को रेगुलेट कर देती है और अमूमन अच्छा असर दिखाती है। लेकिन अगर दर्दें ज़्यादा हों और गलत हों फिर अलग अलग दवाएं हैं। लेकिन कॉलोफाइलम अगर अलामतें अभी ज़ाहिर ना हुई हों, कुछ भी नहीं पता कि किस तरह बिहेव करेगा मरीज़, उसको पहले से शुरू करा दें तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। फाइटुला का 1000 में अगर ब्लीडिंग की टेंडेंसी हो, फाइटुला का नहीं, हम सॉरी, नहीं क्या मिलीफोलियम क्या ऐसा बोला, मिलीफोलियम सूरत मुझे बताया, ऊपर से ही बोल रही थी माशाल्लाह। मिलीफोलियम 1000 में पहले दे दी जाए तो बाज़ दफ़ा एक्सीडेंटली मसलन प्लेसेंटा प्रीविया हो या और कुछ वजूहात हों तो ब्लीडिंग की बहुत सख्त टेंडेंसी पैदा हो जाती है। यानी ब्लीडिंग टेंडेंसी नहीं, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है और बाज़ दफ़ा सर्जन तक पहुंचने से पहले पहले मरीज़ा मर जाती है। ऐसी सूरत में अगर ये मिलीफोलियम 1000 में दी गई हो तो अल्लाह के फजल से फौरी तौर पर उसको कंट्रोल में लाती है ब्लीडिंग को। ये एक्सीडेंट्स की दवाएं, हंगामी दवाएं, ये तो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, अजबर याद होनी चाहिए। आवाज बैठने की जो चोटी की दवा इसने तजवीज की है वो है कॉस्टिकम। ब्लैडर मसल्स के लिए भी कॉस्टिकम, वो तो मैं बयान भी कर चुका हूं, खासतौर पर शॉक्स में। मैं कहा डॉक्टर साहब ये क्या मुहावरा है, सिंपैथेक्टमी? सिंपैथेक्टमी हुजूर ये स्पाइनल कॉर्ड के जो फाइबर्स होते हैं ना जी, वो कुछ उनको काट देते हैं ताकि वो ज़्यादा ओवर एक्टिव अगर हो जाएं, सिंपैथेटिक पेन महसूस ना हो। जी जी हुजूर, यानी एक जगह पेन हो रही है दूसरी जगह होने लग जाती है जहाँ नहीं होनी चाहिए, वो भी। और हुजूर वो तो होता है सिंपैथेटिक पेन जी, तो उसके साथ इसका ताल्लुक है? अच्छा, ये सिंपैथेटिक मसलन जैसे कहते हैं कि पुराना अल्सर बहुत रिकरेंट हो जाए तो एसिड सिक्रीशन को कम करने के लिए वो कुछ नर्व फाइबर ऐसे जो पैदा करते हैं उनको काट देते हैं। अच्छा, ठीक है। वो बड़े सिलेक्टिव सिंपैथेटिक होता है कि उसको जो जाते हैं पल्सेस पहुंचती हैं जी ग्लैंड्स तक, बिल्कुल, उनमें कमी हो जाए तो निस्बतन कम एक्टिव हो जाएंगे। जी हुजूर, ठीक, इसको सिंपैथेक्टमी कहते हैं। जी हुजूर। तो ये कहता है कि कहाँ गई इसकी सिंपैथेक्टमी? अगर ये पेशाब का ही कह रहा है, वो ज़्यादा मसल्स टाइट हो जाते हैं बार दफ़ा जी, सिंपैथेक्टमी हुई है तो ब्लैडर काम करना बंद कर देता है। जी उसको भी कॉस्टिकम ही ठीक करता है, और नर्व्स की बहरहाल कमी की वजह से। 200 मोस्ट लाइक ये ठीक है, मैं तो देते ही 200 में अक्सर
और कॉस्टिकम 200 में खुदा के फल से बहुत इफ़ेक्टिव है। हाँ, अगर फॉलिज हो चेहरे वगैरह का तो उसमें 1000 रिपीट किया जा सकता है। मैं तो 1000 रोज़ाना कॉस्टिकम दे देता हूँ, कभी कोई नुकसान नहीं देखा। और एक मरीज़ा ने मुझे जर्मनी से लिखा था कि मैंने दिन में 3 दफ़ा 1000 इस्तेमाल किया और नुकसान तो नहीं, लेकिन जो फॉलिज लंबे अरसे से ठहरा हुआ था इसी किस्म का, वो 24 घंटे में ठीक हो गया। तो था वो केस टिपिकल कॉस्टिकम का, मगर ये ज़रूरी नहीं कि इतना तेज़ ठीक हो, बहुत पुश भी नहीं करना चाहिए। बेहतर ये है कि कुछ धीमा कदम रखें। बच्चों की टीजिंग के मौके पर क्या क्या दवाएं काम आती हैं? ये बहुत अच्छी चीज़ है, याद रखनी चाहिए। हाँ, क्यों क्या मिलन देते हैं, क्या वजह, क्या तकलीफ है? हाँ, चिड़चिड़ापन एक अमूमी इलामत पैदा हो जाती है, इसलिए क्या मिला दे देते हैं। मगर रात को जो क्या रात को रोता है, रात को होता है कैमोमिल रात को तो दांत में दर्द होती है। नहीं, दांत के दर्द की बात नहीं कर रहा है, बच्चा जो दांत निकाल रहा है, टीबी उसको कहते हैं, उसमें कैमोमिला देते हैं रूटीन में। मगर मेरा तजुर्बा है कि जब अगर उसको आसानी से दांत निकलवाने हों, बच्चे के तकलीफ़ें कम से कम हों और हंसता खेलता दांत निकाले, उसमें एक फार्मूला है फेरमफॉस, सिलीशिया, कैलकेरिया फ्लोर और मैकफॉस या कालीफॉस। मैकफॉस अगर दर्द हो, वरना कालीफॉस। ये अगर देना शुरू कर दें, शुरू में 2-3 दिन 3 दफ़ा, फिर 1 दफ़ा कर दें। और टीदिंग का ज़माना जिसमें वो दांत निकालता है, उसमें अगर मुसलसल दें तो बगैर किसी तकलीफ़ के बच्चा आराम से दांत निकाल लेता है, कोई इब्तलाई नहीं आता उस पर। अगर 1 दफ़ा तकलीफ़ शुरू हो जाए और या वैसे शुरू से दिक्कत हो और चिड़चिड़ापन, फिर कैमोमिला काम करता है। सिलीशिया, कैल्क-फ्लोर, कैलकेरिया फ्लोर और मैकफॉस दर्द हो तो या कालीफॉस। आई प्रेफर कालीफॉस। आम हालात में कालीफॉस बेहतर है, लेकिन अगर दर्द हो मैकफॉस खास तौर पर तो मैकफॉस उसको कम करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ये हर किस्म की इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है नुस्खा। उसकी ग्रोथ के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, उनमें सिलीशिया और कैलकेरिया फ्लोर, उनको ये ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो अक्सर ये ऐसा मैंने देखा है कि नुस्खा बहुत कामयाब, और शायद ही कभी ज़रूरत पड़ी हो किसी और चीज़ की, ये शुरू करा दें तो आसानी से दांतों के निकलने का ज़माना गुजर जाता है बगैर तकलीफ दिए। हाँ, अगर वो हो दांतों के शुरू में ही डिस्टॉर्शंस हों, रंग बिगड़ा हुआ हो, तो उसकी और दवाएं भी हैं। स्टेफिसेग्रिया है मसलन, मर्कसॉल है, तो उस सूरत में उसकी मरज़ पहचान कर उसकी दवा देनी चाहिए। लेकिन सिलीशिया वैसे ख़ुद काफ़ी कवर करती है इन चीज़ों को। अगर सिलीशिया वक्त पे मिल जाए कैलकेरिया फ्लोर के साथ, तो अमूमन फिर ऐसे दांत सेहतमंद ही उगते हैं, उसमें कोई ख़राबी नहीं देखी गई। सी सिकनेस के लिए या मोटर वगैरह में चलते वक्त सिकनेस के लिए कौन सी दवा देते हैं आप? कॉकस कैक्टाई नहीं, काकुलस, सॉरी, आई एम सॉरी, काकुलस। काकुलस किस तरह देनी चाहिए? कैरेज के लिए नाइट्रिक एसिड भी देना चाहिए। वो और चीज़ है। वो अगर सर दर्द को कैरेज में आराम आए,
अगर वो टांगे बैठ के चल रहे हैं, उसमें सिर दर्द को आराम आता है, उस वक्त नाइट्रिक एसिड उसकी इलामत है। क्यों जी डॉक्टर रशीद, आपको इलामतें याद हैं? नाइट्रिक एसिड की इलामत इसमें लिखी होगी, कैरेज और नाइट्रिक एसिड। मगर मतली से कोई ताल्लुक नहीं। हरकत से मतली का ब्राउनिया से ताल्लुक है, काकुलक्स से है, और अमूमी ताल्लुक इपिकॉक से है। नक्सवामी का अच्छी है मतली में। जो फार्मूला मैंने बनाया हुआ था मतली का अमूमी, और अक्सर अच्छा काम करता था, उसमें काकुलस, नक्सवामी का, इपिकॉक और नहीं आर्सेनिक और आर्सेनिक, ये चीज़ें थी। अगर ये फेल करे तो फिर दूसरी चीज़ देता था, मगर मेरा तरीका ये था, अभी भी बच्चों को जो देता हूँ और उसमें फ़ायदा होता है। सफ़र से पहले अगर 1 घंटा पहले एक खुराक दे दें, और सफ़र पे चलने से पहले चंद मिनट पहले फिर एक और खुराक दे दें, फिर घंटे 2 घंटे के बाद दोहरा दें, तो बिलअमूम बिल्कुल आराम से सफ़र गुजर जाता है। इससे एक ये भी फ़ायदा होता है कि बच्चे को नींद आ जाती है, या बड़े को भी, और नींद की वजह से मतली नहीं होती। कोशिश करनी चाहिए ऐसे मरीज को जगाया ना जाए खाम खा। ड्राइवर को देंगे तो सबको नींद आ जाएगी। क्या ड्राइवर के लिए? हाँ, वहाँ पायलट को है नहीं, वो तो ऑटोमेटिक पता चलता है बेटा। हर मतली के लिए, सफर की मतली, ठीक है, सी सिकनेस सिर्फ नहीं, हर सफर की मतली के लिए, ट्रैवल सिकनेस। ये जो कैमोमिला का इस्तेमाल बताता है, ये 6th पोटेंसी में बता रहा है, और तरीका ये है, ये बताता है कि हर आध घंटे के बाद 6 खुराक तक इसी तरह देते चले जाओ। कैमोमिला की बात मैं कर रहा हूँ, क्या नहीं, वो खत्म होगी बात, मैं वापस कैमोमिला पे आ चुका हूँ, गलती हो गई मुझसे, सफर से वापस आ गया हूँ। कैमोमिला से बात छोड़ी थी ना, तो सी सिकनेस पे शुरू हो गई थी। कैमोमिला इसलिए हुई थी कि अचानक मेरी नज़र काकलस पे पड़ गई थी, तो अभी बहुत सी दवाएं देखने वाली हैं। कैमोमिला पे मैं वापस आया हूँ, उसका ये तरीका बताता है कि 6th पोटेंसी में दी जाए, और आधे घंटे के बाद रिपीट की जाए 6 खुराकों तक, उसके बाद ये काम करेगी, आज खुद काम शुरू कर देगी। कहता है इफेक्टिव तभी होगी अगर मेंटल स्टेट इंडिकेट करे। तो मैंने तो कभी इस्तेमाल नहीं की, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कैमोमिला की। जो फार्मूला मैंने बताया है वो बहुत बेहतर है और माकूल फार्मूला है, जो ज़रूरत है जिस्म को वो पूरी कर रहा है, कोई ज़रूरत ही नहीं किसी और चीज़ की। तो इसने 7 शर्तें लगा दी हैं। अगर 6-2 इस तरह खुराकें, तो पता है किस तरह काम करेगी। अगर चाइल्ड पीविश हो, इरिटेबल हो, चीज़ें मांग के फेंक रहा हो और बदतमीज़ हो और हर वक्त कह मुझे उठाए फिरो, तब कैमोमिला काम करेगी। तो इसी मुसीबतें कौन देखे आदमी। इस मुसीबत से गुजरने की बजाय सीधा वो फार्मूला रखें। और दूसरा ये कि इसमें 6x को बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। 6 को 1000 में कैमोमिला बहुत बेहतर काम करती है, इमीडिएट काम करती है, समझे। क्यों मंसूरा आपने सर हिलाया, कोई बात है? देखा, हाँ, ये गवाह देखे मौजूद है। किसको दी थी? अपनी लाडली बेटी की बेटे को? हैं? एक दफा बड़े को भी दी थी, तो उन्होंने भी कहा तुमने मुझे क्या दवाई दी आज? अच्छा, फौरन फर्क पड़ गया। चैलिडोनियम आम बातों के अलावा
अगर राइट स्कैपुला, ये जो कंधे के पीछे वो कार्टिलेज का बनी हुई चपनी सी होती है ना पीछे दोनों तरफ, जो पीछे से हिफाजत करती है, उसको स्कैपुला कहते हैं। स्कैपुला के किनारे पर नीचे अगर दर्द हो और दाईं तरफ हो तो उसमें ये कहता है कि चेलिडोनियम स्पेसिफिक है, और 1x से लेकर 30 पोटेंसी तक काम करती है ये। अंडों से असहार लगने का स्पेसिफिक नुस्खा चिनिमम आर्स है, और इसका बहुत कम और इस्तेमाल लोगों को याद होगा। मुझे भी सिर्फ इतना ही याद था कि अंडे से अगर दस्त लग जाएं तो चिनिमम आर्स नुस्खा है, और अंडे से वैसी तकलीफें हों तो कैलकेरिया कार्ब ऊंची ताकत में उसके लिए मुफीद है। जिसको अंडा हजम ना होता हो और तकलीफें हों तो उसको बेशक 1 लाख में कैलकेरिया कार्ब दे दें, और अंडे के अलावा और भी चीज़ें जो हजम नहीं होती थी वो नॉर्मल हो जाती हैं, हजम होने लग जाती हैं। इसलिए ये जो चिनिमम आर्स है तो स्पेसिफिक इसमें है। और क्या इसके इस्तेमालात हैं? कभी आपने तजुर्बा काफ़ी किया होगा कोयटे में, चिनिमम आर्स को कम इस्तेमाल किया। क्लोरोफॉर्म के ऊपर इसने खाम खा एक लेक्चर झड़ा हुआ, कुछ भी नहीं, बेकार चीज है बिल्कुल। कोलेस्ट्रिनम का तो तजुर्बा बिल्कुल दुरुस्त था मेरा। बहुत लंबा अरसा उन मरीजों को खिलाया है जिनको हार्ट अटैक हो चुका हो और रुझान हो कि दोबारा क्लॉटिंग होगी। तो कोलेस्ट्रिनम जो कोलेस्ट्रॉल ही से बनी हुई है, ये 30 या ऊंची ताकत में बहुत मुफीद है, लंबा अरसा खिलानी पड़ती है। मैं तो आमतौर पर इसके साथ फाइटोलाका मिला देता हूँ, तो मोटापे का भी नुस्खा है और हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए, क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए अच्छा काम करती है। और इस सूरत में क्रेटिकस को ना भूलें, वो भी साथ जरूर दें। मगर मोटे आदमी को फाइटोलाका बेरी देना है, आम फाइटोलाका नहीं देना, दो अलग अलग हैं। हाँ, अमेरिका से पता करें क्या किस्सा है, मुझे इल्म नहीं। क्या उसके आगे क्या लिखा हुआ है? क्या खास बताइए, बात हम बताएं ना, हमें भी फायदा हो। बोरिक ने सिर्फ वही डिस्कस किया और बेरी और वो मेंशन नहीं किया। बेरी है उसके नीचे, का बेरी बोरिक ना है डेफिनेटली है। हुजूर हमने मंगवाया था, हैं? हुजूर हमने मंगवाया था ये फाइटोलाका बेरी, तो 2 दफा मंगवाया, दोनों दफा उन्होंने बेरियम भेज दिया। तो बेरियम वो तो बिल्कुल चीज ही और है। हाँ, तो वो फाइटोलाका नहीं साथ लिखा हुआ। हमारे पास है फाइटोलाका बेरी, उनको पढ़ा दें, सफा बता दें, सफा 516। और आम फाइटोलाका का नाम क्या है? आपने कौन सा लिया है? बोरिक पता नहीं, पाकिस्तान से आई मेरी किताब, और जो कि दवाई आई है उस पर सिर्फ फाइटोलाका लिखा है। कुछ ठीक है, फाइटोलाका लिखते हैं, चलो फाइटोलाका या फाइटोलाका बेरी, दो ही चीजें हैं। असल बात यह है कि फाइटोलाके का नाम जो टेक्निकल है वो हो सकता है अमेरिकानो हो। आप इसमें देखें, लैटिन में देखें ना, लिस्ट ऑफ रेमेडीज में देखें, आखिर पे कॉमन नेम फाइटोलाका और लैटिन नेम में देखें, दोनों में। इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि दरख्त वही है
एक ही चीज़ है। उसको फाइटोलाका अमेरिकन कानो कहें या जो भी कहें, उसकी जड़ों से जो दवा बनती है वो फाइटोलाका कहलाती है। जो उसके बेर जो फल लगा है उससे दवा बनती है, उसको फाइटोलाका बेरी कहते हैं। इतना सा फर्क है, समझिए। कॉकस कैक्टाई 3x से लेकर 200 तक किस चीज में मुफीद है ज्यादा? क्या? ठीक है। अगर जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनमें तार की तरह स्ट्रिंग्स बन जाएं तो उसके लिए इलामत है खास तौर पर कॉकस कैक्टाई की। लेकिन स्पेज़म जो है लेरिंग्स का बार बार, क्रॉनिक कॉफ और ख़ास तौर पर हुपिंग कॉफ, जो काली खांसी बिगड़कर लंबी हो जाए तो उसके आखिरी हिस्से के लिए, यानी असल में जरासीम वगैरह ख़त्म हो चुके होते हैं पहले ही, 100 दिन के अंदर इसको अपना सर्कल पूरा कर लेना चाहिए। हमारे यहाँ तीन महीने इसका तभी दायरा बयान किया जाता है जिसमें ये अपना दायरा मुकम्मल करती है। चीन में इसको 100 डेज कॉफ कहते हैं, वो 100 दिन कहते हैं इसको दो, तो कुछ थोड़ा सा पहले कुछ बाद मिला के इसके अंदर मुकम्मल होना चाहिए। अगर उसके बावजूद खांसी बच जाए जो काली खांसी के मुशाबे ही हो और चलती रहे तो उसको कहते हैं सिम्टोमेटिक कॉफ। ये असल काली खांसी नहीं है, बल्कि उसने जो आदतें डाल दी हैं, बाज़ जिस्म के हिस्सों को इरिटेट हो चुके हैं, बार बार उस आदत के मुताबिक वो हरकत में आते हैं, उनमें जफा पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे मरीजों के लिए कॉकस कैक्टाई बहुत इफ़ेक्टिव है। यानी सिम्टोमेटिक कॉफ जो बच जाती है उसमें, वैसे इब्तिदा में भी देते हैं, लेकिन इब्तिदा में जो मर्जी आप जोर लगा लें, कुछ देर फ़ायदा देकर फिर दोबारा वही, फिर फ़ायदा थोड़ा सा, फिर वही, वक्ती रिलीफ होता है। लेकिन आज तक मैंने एक मरीज को भी होम्योपैथिक ज़रिए से हफ्ता 10 दिन के अंदर ठीक नहीं किया, कभी भी नहीं हुआ। सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है निस्बतन आराम से वक्त गुजरेगा या ज़्यादा तकलीफ से गुजरेगा, कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी कि नहीं होंगी। इसलिए इलाज फ़ायदा तो देता है, मगर खांसी अपना वक्त ज़रूर पूरा करती है। और बड़े फ़ायदों में से यह है कि अगर इसका इलाज ना किया जाए तो बाज़ दफ़ा ऐसे मरीज अंधे भी हो जाते हैं, क्योंकि इतने सख्त स्पेज़म्स होते हैं, ऐसी सख्त उल्टियाँ आती हैं कि उसकी वजह से आंखों की रगें फट जाती हैं। तो इलाज ज़रूरी है, मगर ये तवक्को लगा बैठें कि यहाँ लिखा हुआ कॉकस बहुत अच्छा है या फलां अच्छा है तो फ़ौरन ठीक हो जाएगी, यानी खांसी ठीक हो, ये नहीं हो सकता। अगर किसी के इल्म में हो तो मेरे इल्म में नहीं है बहरहाल। इसलिए तवक्कुआत अपनी मुनासिब रखनी चाहिए। जो दवाएं, जो किताबें हैं ना अक्सर निस्बतन कम जिम्मेदार होम्योपैथ की, वो तो ऐसे ऐसे ज़बरदस्त चुटकुले बयान करती हैं। काली खांसी ये दो, ये इलाम है, बस ठीक होता हुआ था कुछ नहीं। बहुत मायूसियाँ देखनी पड़ती हैं होम्योपैथ को अक्सर। डायस्कोरिया की क्या अलामत है? कॉलोसिंथ का अपोजिट है ये। कॉलोसिंथ में आगे की तरफ झुक के यूं आराम आता है, इसमें पीछे की तरफ, ठीक है। मगर इन दोनों दवाओं के अलावा भी जरूरत पड़ती है।
बाज़ दफ़ा इससे फ़ायदा नहीं होता, मैकफॉस काम आती है, बाज़ दफ़ा नक्सवामी का काम आती है, बाज़ दफ़ा प्लम्बम अगर नाफ के नीचे अंदर की तरफ तनाव हो, खिंचाव हो तो बेलाडोना काम आ जाती है। आर्सेनिक, मुख्तलिफ जहतों से मरीज को देखना चाहिए। इस पर डिपेंड कर देना कि दो ही इलामतें हैं दुनिया में, या ये या वो, ये गलत बात है। बाज़ दफ़ा सॉरी अपेंडिसाइटिस है तो उसके लिए अपेंडिसाइटिस का नुस्खा चाहिए फ़ौरन, फौरी तौर पे। क्या है वो? आयरिस 10X, वर्सी कलर नहीं, वो तो और आर्निका और ब्रायोनिया, ये तीन मिला के दें तो अपेंडिक्स की इलामतों को फौरी तौर पर कंट्रोल में लाता है। लेकिन लंबा अरसा नहीं चलेगा, एक दो दफ़ा फ़ायदा दे देगा, उसके बाद अगर अपेंडिक्स का इलाज ना हो मुस्तकिल तो फिर नहीं काम करता। मुझे जो अपेंडिक्स शुरू हुआ था वो कम से कम 5-6 साल पाला मैंने, और ये दवाइयाँ और बाज़ और मौके की दवाइयाँ इस्तेमाल करता था, तो हट जाता था, ठीक हो जाता था, लेकिन फिर हो जाता था। फिर जब मुझे अटैक हुआ है, वो मोटर ड्राइव कर रहा था लाहौर से रब्बा से कराची तक, तो 7 का बाद तकरीबन मिडिल में आके रात अटैक हुआ है, और वो काफ़ी सीवियर था। मैं फिर भी मैंने दवाइयाँ खाई, सुबह इस काबिल हो गया था कि खुद ड्राइव करके कराची तक पहुँच जाऊँ। फिर वहाँ रात को दोबारा फिर हुआ, फिर सुबह मुझे लेके गए सर्जन के पास, उसी वक्त उसने चीरा, तो हैरान था कि सारा परफोरेट हो चुका था, और उसके बावजूद कहते मरीज मरा क्यों नहीं। बुखार की इलामतें भी कंट्रोल थी। तो होम्योपैथिक दवाएं सर्जरी का बदल तो नहीं, मगर सर्जरी की तकलीफ ना होने के नतीजे में जो ख़तरात हैं उनमें बहुत सहारा बनती है। फौरी सर्जरी मुहैया ना हो तो उसका मुकम्मल मुतबादिल ना होने के बावजूद उसके ख़तरात को कम कर देती है। यानी सर्जरी मुहैया ना होने से जो फौरी ख़तरात हैं उनको कम कर देती है। एक सवाल पूछना था। हाँ जी पूछें। जो जर्मनी से किसी का फ़ोन आया था कि 10 साल की बच्ची है, उसको 8-10 महीने से कान से पस आ रहा था, तो अब डॉक्टर्स ने कहा है, पहले तो वैसी दवाइयाँ देते रहे, वो कहते हैं कि कान के पर्दे में सुराख है दाएं कान पे, और वो कहते हैं कि फौरी सर्जरी करनी चाहिए। ठीक है। तो ये लोग घबरा रहे हैं, कहते हैं कि हुजूर से पूछते इसका तो मैं जवाब दे भी चुका हूँ, भेज भी दी थी कोई फिर सब। हाँ नहीं भेजी थी एक, हाँ हाँ चला गया था, और उसके एक की तरफ से तो जवाब भी आ गया था कि बिल्कुल ठीक हो गया फौरी तौर पे। इसका मुझे पता नहीं, लेकिन अभी कुछ अर्से पहले 1 हफ्ते के अंदर की बात है, किसी ने यही आराम से जो आप बता रही हैं लिखी थी, उनको मैंने दवाई भेजी थी, गालबन सिलिशिया CM की एक खुराक दे दें बस, और उसके बाद उसकी तरफ से इतला मिली कि बिल्कुल ठीक ठाक है बच्ची। ये यकीन ही नहीं कि वही हो, लेकिन उसके पास आपके पास एड्रेस है उसका? जी हाँ जी, उससे पूछें, टेलीफोन से पूछें कि तुम्हें कोई नुस्खा मिला था और तुम्हारी बच्ची ठीक हुई है कि नहीं, समझ गई? अगर ना हुई हो तो सिलिशिया CM की एक खुराक दिलवा दें, ठीक है? हुजूर अगर एक्सीडेंट में दिमाग पे शदीद चोट आई तो उसके लिए कौन सी दवाई है? फिर क्या हो, सवाल तो ये है। नहीं, अगर उससे फिर उसकी याददाश्त पे भी असर हो जाए। फौरी दवा एक्सीडेंट में अगर सर पे चोट लगे तो एक कम्बिनेशन है नेट्रम सल्फ 1000 और आर्निका 1000। ये बेहतरीन कम्बिनेशन है मेरे तजर्बे में, और कभी भी मायूस नहीं होता आदमी। लेकिन अगर इंजरी ज़्यादा गहरी हो चुकी हो और क्लॉट्स बनकर दिमाग का कुछ हिस्सा मारूफ होने लग जाए या मुसलसल बेहोशी हो, तो उसमें ओपियम इज़ ए मस्ट। फौरी तौर पर ओपियम आर्निका के साथ मिला के दी जाए। हो गया वक्त? अच्छा।
वो कई दफ़ा, अब ये जर्मनी में केस हुआ था अल्लाह के फजल से, वो तो मौत के किनारे पे पहुंचा हुआ, डॉक्टर ने जवाब दिया हुआ, कोई दिमाग काम नहीं कर रहा, मशीन पे लगा हुआ आदमी, वो खुदा के फजल से उसके, मैंने कहा उसके मुंह में चाहे सिर्फ कतरा से होंठ गीले करने पड़े, दवाई ज़रूर देनी है, वो नॉर्मल हो गया। अब अल्लाह के फजल से इंटेंसिव केयर से बाहर आ गया, बातें करने लग गया है, बातें तो नहीं अभी करने लगा लेकिन समझने लग गया पूरी तरह, और बड़ी तेज़ी से रिकवर हो रहा है। उसको यही दिया था और आखिर पे फिर प्लम्बम दिया था। तो रूटीन में नेट्रम सेल्फ 1000, आर्निका 1000, अगर वो पूरी तरह काम ना करे तो, और दिमागी इलामतें मऊफ होने की ज़ाहिर हों, तो ओपियम, और ओपियम के बाद के जो रह गए हैं असरात, उनके लिए प्लम्बम 200 बहुत इफ़ेक्टिव है। और ये मेरा ख्याल है ऊपर भी जा सकते हैं आप, मैं चूँकि 200 इस्तेमाल करता हूँ इसलिए मैंने 200 कहा है, लेकिन बैद नहीं कि 1000 में काम करे, और ये हो सकता है ज़्यादा ही अच्छा काम करे, समझे। ओपियम तो जी, ओपियम मैं 1000 में दे चुका हूँ पहले, इफ़ेक्टिव है, कोई नुकसान नहीं है, मगर इस मरीज़ में तो मैंने 200 दिलवाई थी, 200 में ओपियम और फिर बाद में 200 में ये, या मुझे याद नहीं रहा, पता करना जी उससे मुनव्वर के मुतालिक कौन आया था, क्या रिपोर्ट है। हाँ दाई साइड जो है वो ठीक हो रही है, हाँ। और बाई साइड जो अभी कोई थोड़ी सी इफेक्ट है उसमें। हाँ। तो लेकिन दाई साइड में हरकत आ गई है, ऐसे नहीं पता। पहले तो मुकम्मल मफलूज था ना, सर से पांव तक, ना दिमाग काम कर रहा था ना कोई और हरकत थी। डॉक्टरों ने कहा था कि बस मशीन उतारी तो गया, और शेयर पे सैर भी कराई उन्होंने। जो ये देख लें अल्लाह के फजल से, तो मुसलसल प्रोग्रेस है। तो इमरजेंसी में जो भी अचानक ज़रूरत पड़ती है वो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि उस वक्त बाज़ दफ़ा किताबें कंसल्ट करने का वक्त ही नहीं होता, अज खुद फ़ौरन मुंह पे आना चाहिए कि क्या चीज़ काम आएगी। ड्रोसरा के मतलब क्या सुना हुआ आपने, हैं शुरू में या आखिर पे, एक खुराक देनी बस, हैं एक खुराक देनी तो फिर इंतजार। अच्छा, इसके लिए बाकी फिर बताएंगे कि वो लुकमान की उंगली काफ़ी देर से उठी हुई है, कल इंशाल्लाह है। मैं ज़्यादा वक्त इसलिए लेता हूँ ताकि याद होता जाए साथ साथ, वरना तो मिनटों में ख़त्म हो सकता है लेक्चर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।